तीनों दोस्त खड़े हुए थे। देव ने रावत जी को फ़ोन किया और कबीर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कबीर कल ही महीने भर की छुट्टी लेकर घर गया। यह सुनते ही देव दंग रह गया। उसने फ़ोन रख दिया और ऋषभ मंजीत को सब बताया। मंजीत, ये तो गड़बड़ हो गई। देव और मंजीत के तो जैसे दिल ही टूट गए। दोनों बहुत निराश हुए। मंजिल के करीब पहुंचकर ऐसा होगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। ऋषभ किसी और उधेड़बुन में था। मुझे कुछ और भी ठीक नहीं लग रहा। देव और मंजीत उसकी तरफ देखने लगे। देव, क्या मतलब है? ऋषभ, यूं अचानक हमारा ट्रांसफर होना और अगले ही दिन यहां बुला लेना। देव, और ये अचानक सुबह सुबह मीटिंग? मंजीत, अब ये तो मीटिंग में ही पता चलेगा कि माजरा क्या है। कुछ ही देर में तीनों ऑफिसर उस कमरे में एक एक कर एंटर करने लगे। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा और खड़े हो गए। सबसे पहले जो ऑफिसर अंदर आए उन्हें देखकर तीनों चौंके भी और खुश भी बहुत हुए। उन ऑफिसर के पीछे एक यंग ऑफिसर आया जिसकी नज़र एक पल को ऋषभ पर आ ठहरी, फिर वह भी आगे बढ़ गया। तीनों दोस्त अब सीधे खड़े हो गए कि अगले ही पल उन्हें फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने एक बार फिर मुड़कर दरवाजे की ओर देखा तो सामने से आते शख्स को देख तीनों दंग रह गए। वो बस एकटक उसे देखे जा रहे थे। उस ऑफिसर ने उनकी तरफ देखा तो उसके कदम धीमे पड़ गए। फिर अगले ही पल उसे याद आया कि वह ऑन ड्यूटी है तो आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में तीनों दोस्त कुछ देर पहले आए तीनों ऑफिसर्स के सामने खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रें अब तीसरे नंबर पर आए ऑफिसर पर जा टिकी थी। वह सीनियर ऑफिसर से बात करने में बिजी था। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था और वह उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये बात सबसे ज़्यादा मंजीत देव को चुभ रही थी, लेकिन ऋषभ उस ऑफिसर के ऐसे रिएक्शन की वजह को अच्छे से समझ रहा था। कुछ देर बात करने के बाद सिन्हा सर तीनों दोस्तों की तरफ मुड़े और देखा कि देव मंजीत तो तीसरे ऑफिसर को ही देखे जा रहे थे। ऋषभ जरूर सिन्हा सर को देख रहा था। उसने जब दोनों दोस्तों को यूं खोए हुए देखा तो धीरे से अपने अगल बगल में खड़े देव मंजीत को पुकारा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऋषभ ने उन्हें हल्के से कोहनी मारी तो दोनों होश में आए। सिन्हा सर सब समझ रहे थे। वो चेहरे पर मुस्कान लिए बोले, काफी दिनों बाद मिले हो तुम लोग, कैसे हो? देखने में तो फिट एंड फाइन लग रहे हो। देव बोलने को हुआ लेकिन उसका गला भर आया और वह कुछ नहीं बोल पाया। कुछ ऐसा ही हाल मंजीत का था। दोनों अब बेचैन से इधर उधर देखने लगे। ऋषभ ने बात संभाली, हम अच्छे हैं सर। उसने अब अपने दोनों तरफ खड़े देव मंजीत का हाथ थामा और प्यार से बोला, संभालो खुद को। दोनों का हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती चीज़ उसके सामने हो, लेकिन वो उसे छू तो क्या, जी भर के देख भी नहीं पा रहे हों। सिन्हा सर समझ गए कि जब तक ये तीनों दोस्त आपस में मिलेंगे नहीं तब तक इनसे कुछ भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी तो उनके पास खड़ी है। सर ने अपने बगल में खड़े कबीर को देखा। वह एकदम खामोश था। उसकी नज़रें दूसरी ओर थीं। वह दोनों दोस्तों की तरफ देख भी नहीं रहा था क्योंकि जानता था कि अगर वो कमज़ोर पड़ा तो फिर खुद को रोक नहीं पाएगा और अगर वो टूटा तो ये दोनों भी टूट जाएंगे। उसके चेहरे पर कसाव और हाथों की कसी मुट्ठियाँ उसके खुद से संघर्ष को बयां कर रही थीं। एक और खड़ा जय अभी भी हैरान सा, कभी ऋषभ को देखता तो कभी कबीर को। वह मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अच्छा है कि रॉय सर क्लीन शेव हैं, वरना मैं तो पता ही नहीं कर पाता कि कबीर सर कौन है और ऋषभ सर कौन। कबीर अब पिछले दिन की यादों में खो गया। कबीर गाड़ी ले घर के लिए निकला था। उसे अब याद आया कि सभी के लिए कुछ ना कुछ ले चले।
कबीर ने अपनी गाड़ी बाजार की तरफ घुमा दी। सभी के लिए शॉपिंग कर वो वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। वह आज बहुत खुश था, इतने दिनों बाद अपने घर जो जा रहा था। कबीर अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि उसे रास्ते में एक आर्मी की गाड़ी दिखी। उसके पास खड़े सोल्जर्स ने उसे रुकने का इशारा किया। कबीर ने गाड़ी एक तरफ रोकी और बाहर निकल कर आया। तभी उस दूसरी गाड़ी में से सिन्हा सर निकल कर बाहर आए। कबीर ने जब उन्हें वहां देखा तो एक बार को चौंका, फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो कबीर को अपने बेटे जैसा मानते थे, यह बात तो सबको पता ही थी। सर भी उसे देखकर मुस्कुरा दिए और आकर उसकी पीठ थपथपाई। कैसे हो मेजर राठौर, मुझे भूल तो नहीं गए? कबीर: हरगिज नहीं सर, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। सिन्हा सर: तुमसे ही मिलने आ रहा था कि बीच रास्ते में पता चला कि तुमने छुट्टी ली है और आज घर जा रहे हो, तो बस बीच रास्ते में ही पकड़ने का प्लान बनाया। कबीर: 6 महीने से भी ऊपर हो गए सर, आज मौका मिल ही गया था छुट्टी का। दोनों बातें करते हुए एक और खड़े हो गए। सिन्हा सर थोड़ा शांत हो गए थे। कबीर: क्या हुआ सर, सब कुछ ठीक है ना? सिन्हा सर: लगता है तुम तक अभी खबर पहुंची नहीं। कबीर चौंका। खबर? कौन सी खबर? सिन्हा सर: कर्नल आशीष कुछ वक्त पहले शहीद हो गए। यह बात सुनकर कबीर को एक जोर का धक्का लगा। कुछ वक्त तो वह बोल ही नहीं पाया। थोड़ी देर तक दोनों खामोश खड़े रहे। अब कबीर बोला, लेकिन वह तो परसों यहां से, कहते हुए वह चुप हो गया। कबीर जब आरिफ वन कश्मीर में था तब कर्नल आशीष भी उसके साथ मिशन में थे। इस दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनका जाना कबीर को तकलीफ दे रहा था। सिन्हा सर: एक और बुरी खबर है कबीर। कबीर ने उनकी ओर देखा। अब क्या हुआ सर? सिन्हा सर: तुम घर नहीं जा रहे हो क्योंकि एक ज़रूरी काम है जो तुम्हें पूरा करना है, और जिस मिशन को तुमने और कर्नल आशीष ने अंजाम दिया था उससे जुड़े कुछ सवाल बाकी हैं। तुम्हें एक बार फिर से अपने इस मिशन को संभालना है। कबीर अब किसी गहरी सोच में डूब गया। सिन्हा सर: किस सोच में डूब गए? कबीर ने उनकी तरफ देखा। कुछ नहीं सर, कब से शुरू करना है मिशन? सिन्हा सर: मैं जानता था मेजर कबीर सिंह राठौर कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा। मिशन शुरू करने से पहले तुम अपनी टीम बना लो और उसमें उन लोगों को शामिल करना है जिन पर तुम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि अगर एक ने भी धोखा दिया या कुछ भी गड़बड़ी की तो पूरी टीम की जान खतरे में आ सकती है। कबीर: ठीक है सर। सिन्हा सर: चलो पहले पुलवामा चलते हैं, वहाँ कुछ काम था मुझे। सिन्हा सर कबीर की गाड़ी में आ बैठे। कबीर को अपने घर और दोस्तों की याद आई कि उसने क्या क्या सोचा था, और उसका खूबसूरत ख्वाब एक ही झटके में टूट गया। कबीर की आंखें नम हो गईं। उसने एक गहरी सांस ली और लौटकर गाड़ी में बैठ वापस चला। सिन्हा सर ने पीछे की सीट पर सामान देखा। घर वालों के लिए तोहफे लेकर जा रहे थे। कबीर: जी सर, काफ़ी दिन हो गए थे, सोचा इस बार मिलाता हूँ तो कुछ ले भी जाता हूँ उनके लिए। पहले तो कुछ साल मिशन में लगा रहा, बस 2 महीने ही साथ रहा घर वालों के। सोचा था कि देव का गाना सुनूंगा, मंजीत के घर का खाना और माँ की गोद में। कहते कहते वह चुप हो गया। सिन्हा सर: तुम तो जानते हो कि पता नहीं हम लोगों की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, कहाँ से बुलावा आ जाए, कुछ भी तो नहीं पता। कहाँ तो तुम अपने घर जाने के लिए निकले थे और अब कहाँ तुम अपने मिशन के लिए निकलोगे। कबीर: यही तो हम फौजियों की ज़िंदगी होती है ना सर, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। थोड़े समय बाद दोनों वापस पुलवामा पहुंचे और सीओ सर के पास गए। कुछ वक्त की मीटिंग के बाद
कबीर बाहर निकला। वह जैसे मिलने आया तो देखा कि वो पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। कबीर ने जब उसे आवाज़ दी तो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा और अपने हाथ पीछे कर लिए। वह कबीर को देखकर चौंका। सर आप तो। कबीर, हाँ, एक जरूरी काम से वापस आना पड़ा है, लेकिन तुम्हारे हाथों में क्या है? जय ने उसे कर्नल आशीष का लंच बॉक्स दिखाया और सब किस्सा कह सुनाया। सर ने कहा था कि इसे संभाल कर रखना। मैं मिशन में उलझ गया, जिसकी वजह से उन्हें ये देना भूल गया और वो भी ले जाना भूल गए। और अब घंटे भर पहले ही खबर मिली कि। कहते कहते जय खामोश हो गया। कबीर, हाँ, मुझे भी पता चला। जय, मुझे क्या पता था कि सर से मेरी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित हो जाएगी। वह अब गुस्से में आ गया। मुझे एक बार मौका मिल जाए तो उन आतंकियों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दूंगा। कबीर ने कुछ नहीं कहा। वह वापस लौट गया और सिन्हा सर के साथ बैठ एक पेपर पर टीम मेंबर्स का नाम लिखना शुरू किया। मेजर देव सिंह, मेजर मंजीत राठी, मेजर ऋषभ रॉय। फिर वह कुछ सोच में पड़ गया और लिख दिया, लेफ्टिनेंट जय दीक्षित। सिन्हा सर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था कबीर कि अगर तुम किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो तो वो तुम्हारे तीनों दोस्त हैं, और ऋषभ तो पहले भी काम कर चुका है तुम्हारी जगह। इस कहानी की फिर भले ही कुछ वक्त के लिए ही सही। यह ऑडियो इसलिए मैंने पहले ही पुणे फोन कर वहाँ के सीनियर से बात कर ली है और तुम्हारे तीनों दोस्तों का यहाँ श्रीनगर में ट्रांसफर करवा लिया है, क्योंकि ये केस वहीं से सॉल्व करना है। अभी तक तो शायद उन्हें खबर भी लग गई होगी, लेकिन ये जय दीक्षित, ये कौन है? चैनल पर इस कहानी को ना सुने। कबीर ने दूर खड़े जय की तरफ इशारा किया। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है सर इसे जानते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ये बहुत ही होनहार ऑफिसर है और काफी आगे तक जाएगा। एक जुनून देखा है मैंने इसके अंदर, भरोसेमंद है। जानता हूँ कि जरूरत पड़ने पर यह देश के लिए अपनी जान दे भी सकता है और सामने वाले की जान ले भी सकता है। सिन्हा सर, ऑल द बेस्ट। कुछ समय बाद कबीर ने जय को बुलाया और उसे सब समझाया। जय ने जब यह सुना तो खुशी खुशी कबीर के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। मैं तो सर बचपन से ही ऐसा कुछ करने का सपना देखता था। थैंक यू सो मच। कबीर यह सुनकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि जय को अपनी टीम में चुनकर उसने कोई गलती नहीं की थी। अगले दिन शाम को जय को किसी काम से श्रीनगर भेजा गया और साथ ही यह पता करने को कहा गया कि तीनों ऑफिसर श्रीनगर पहुंचे या नहीं, पता करके आए। जय श्रीनगर बेस पहुंचा तो उसने वहां तीनों ऑफिसर का पता किया और उसके बाद वापस पुलवामा निकल गया, जहां उसने कबीर को बताया कि तीनों ही आ चुके हैं। कबीर पुरानी यादों में डूबा हुआ था कि सिन्हा सर की कड़क आवाज उसके कानों में गूंजी। मेजर राठी, मेजर सिंह, अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखो। दोनों की आंखें नम हो चली थीं। वो बस एक बार कबीर को गले लगाना चाहते थे। मंजीत रूंधे गले से बोला, कोशिश तो कर रहे हैं सर, लेकिन कर नहीं पा रहे। सिन्हा सर भी आज दोनों दोस्तों की खिंचाई करने के पूरे मूड में थे। तो ठीक है, जब तक तुम दोनों खुद पर काबू नहीं पा लेते तब तक तुम कबीर से मिलना तो दूर, उसका चेहरा तक नहीं देख पाओगे। कबीर, दूसरी तरफ घूम जाओ। कबीर उन दोनों की तरफ पीट कर खड़ा हो गया। सिन्हा सर झूठे गुस्से से बोले, तुम दोनों के इस तरह कमजोर पड़ने पर मैं तुम्हें सजा भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं चाहूँ तो बाहर ग्राउंड के 7 चक्कर लगवा सकता हूँ। देव मुश्किल से बोल पा रहा था, सॉरी सर, मैं और काबू नहीं कर सकता। इतने सालों बाद एक बार फिर हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैसे ही खड़े हैं जैसे हमने एक साथ अपने आर्मी के सपने को जीने की शुरुआत की थी। और आप कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूं? बस एक बार मेरे भाई को गले लगा लेने दीजिए, उसके बाद आप मुझे साथ तो क्या
14 चक्कर लगाने के लिए भी कहेंगे तो मैं वो भी कर लूँगा। आप हमारे भाई को सालों पहले ही हमसे दूर ले गए थे और अब वापस लाए हैं तो भी नहीं मिलने दे रहे। इतने कठोर तो मत बनिए सर। कबीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। सिन्हा सर, तुम दोनों पागल हो। यहाँ तुम अपने भाई को गले लगाना चाहते हो, लेकिन इसे देखो, ये तो एकदम शांत है। तुम लोग इससे कितना प्यार करते हो, लेकिन ये तुमसे आधा भी प्यार नहीं करता। देखो तो कैसे बुत बना खड़ा है। मंजीत, ऐसा नहीं है सर, ये बस पत्थर दिल है, लेकिन प्यार बहुत करता है हमसे, जता नहीं पा रहा है। कबीर अब नम आंखों से चुपचाप खड़ा रहा। जय उन सभी के आपस में प्यार को देखकर अपने परिवार को याद करने लगा। सिन्हा सर, ठीक है, मिलने दूंगा, लेकिन पहले देव हमें एक गाना सुनाएगा, उसके बाद ही कबीर से मिल पाओगे। कबीर ने जब यह सुना तो सर की ओर देखा। वो उसे ही देख रहे थे। दरअसल सर कबीर की देव का गाना सुनने की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। देव, सर मैं कैसे, इस वक्त मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। सिन्हा सर, सोच लो, तुम्हें पता है जय, मेजर देव सिंह कमाल का गाना गाता है, तुम सुनोगे? जय, अगर सर सुनाना चाहेंगे तो जरूर सुनूंगा। सिन्हा सर, अब तो हमारा जूनियर भी कह रहा है। देव, चलो अब गा भी दो और मिल लो अपने कबीर से। और हाँ, गाना बीच में छोड़ा तो आज कबीर से मिलने नहीं दूंगा। देव समझ गया कि सर नहीं मानेंगे। उसने अपनी आंखें बंद की और गाना गाने लगा। गाते गाते देव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अब और नहीं गा पाया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। मंजीत की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। ऋषभ की आंखें नम हो चली थीं, लेकिन वह खुद को संभाले खड़ा था। तभी कबीर ने नम आंखों के साथ देव के गाने को पूरा करना शुरू कर दिया तो हर कोई हैरान सा उसे देखने लगा। गाना खत्म होने के बाद सिन्हा सर प्यार से बोले, कभी कभी जलन होती है मुझे तुम लोगों के प्यार को देखकर कि कोई इतना प्यार करने वाला दोस्त या भाई मुझे क्यों नहीं मिला। सर ने कबीर को देखा, संभालो अपने भाइयों को, मैं इस बेस को इनके आंसुओं के सैलाब में डुबोना नहीं चाहता। फटाफट से अपना ये मिलना मिलाना खत्म करो, हमें काम की बात भी करनी है। उन्होंने जय को बाहर आने का इशारा किया और बाहर निकल गए। जय भी उनके पीछे पीछे चला गया। कबीर ने अब पीछे मुड़कर अपने तीनों दोस्तों को देखा। देव, मंजीत कुछ पल तक उसे खामोश से देखते रहे, फिर दोनों ही आगे बढ़े कि दोनों में एकदम से बहस होने लगी कि सबसे पहले कबीर से कौन मिलेगा। उन दोनों के प्यार भरे झगड़े को देख ऋषभ और कबीर हंसने लगे। वो दोनों लड़ भी रहे थे और आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। देव, कबीर से पूछ लेते हैं कि वो पहले किससे मिलना चाहता है। मंजीत, हाँ, इससे ही पूछ लेते हैं। दोनों ने कबीर की ओर देखा और वो कुछ कहते कि कबीर ने अपनी बाहें फैला दी। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी जान हो, किसी एक को भला कैसे चुन सकता हूँ। दोनों अब जल्दी से आगे बढ़े और कबीर के गले लग फूट फूट कर रोने लगे। कबीर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वह सारी दुनिया से लड़ सकता था और बिना एक पल सोचे अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन अपने भाइयों के आगे वह कमज़ोर पड़ जाता था। उनके आंसू उसके दिल में खंजर जैसे चुभते थे। आखिरकार कबीर की आंखों से भी आंसू बरस पड़े। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया हुआ था। उनकी इस पल की खुशियों को बयां करने के लिए शायद कोई शब्द आज तक बना ही नहीं। कुछ देर बाद भी जब दोनों दोस्तों का रोना बंद नहीं हुआ तो कबीर ने इशारे से ऋषभ से उन दोनों को समझाने के लिए कहा, जो खुद भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ दोनों दोस्तों को पकड़ कबीर से अलग किया। अभी मुझे भी मिलना है मेरे यार से, मौका देखा नहीं कि चिपक गए इसे। रो तो ऐसे रहे हो जैसे अभी तुम्हारी शादी हुई है और ससुराल जा रहे हो।
देव और मंजीत उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। दोनों अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। ऋषभ और कबीर आमने सामने खड़े थे। कबीर ने ऋषभ के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। थैंक यू सो मच, मेरे परिवार को और मेरे दोस्तों को संभालने के लिए। ये दोनों तो बिल्कुल पगले हैं, लेकिन जब तू इनके साथ होता है तो मुझे पता है कि तू कभी इन्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। दोनों अब एक दूसरे के गले लग गए। ऋषभ, तेरे जैसे यार के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, फिर ये सब क्या चीज़ है? वैसे एक दिक्कत है। कबीर अब ऋषभ से दूर हुआ। क्या? ऋषभ, यार तेरी तारा बहुत परेशान करती है मुझे। यह सुनकर सभी दोस्तों की हंसी छूट गई, लेकिन कबीर छिप गया। क्यों पीछे पड़े रहते हो तुम लोग मेरी तारा के? इतने में सिन्हा सर जय के साथ वापस आ गए। चलो काम की बात की जाए। सभी एक साथ बैठे और कबीर ने तीनों दोस्तों और जय को सब कुछ डिटेल में समझाया। सभी डिस्कशन कर ही रहे थे कि कबीर एक फ़ोन कॉल अटेंड करने बाहर निकलकर एक और खड़ा हो गया। राशि भी किसी काम से वहां आई थी। उसने एक और खड़े कबीर को देखा तो हैरान रह गई।